देखिए लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आगे बढ़ते हुए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी के डेरिवेशन या फिर उसको किस फॉर्मूले से पता करते हैं उसके बारे में पढ़ा। साथ में उसमें रिलेटिव प्रोबेबिलिटी में कैसे इंक्रीमेंट और कैसे डिक्रीमेंट होता है उसके लिए हमने एक ग्राफ भी बनाया था। अब देखो आगे ही तरफ बढ़ते हो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक तो आपको माइक्रो स्टेट के बारे में भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जाते हैं कभी कभार एग्जाम में न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो आपके इस यूनिट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके फेज स्पेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कला आकाश, इंग्लिश हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कला आकाश, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फेज स्पेस। क्या होता है कला आकाश, क्यों हमें कला आकाश की जरूरत पड़ी वहां से, क्योंकि कला आकाश जैसे आप एक नॉर्मल स्पेस पढ़ते हो या त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र पढ़ते हो, वैसे के वैसे ये क्या होता है, उसी की जगह पर या फिर उससे किसी ना किसी पार्टिकल के लिए जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी थी उसकी पूरी जरूरत है, या उस पूरी सारी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जा सकी, उसी वजह से क्या है कला आकाश की या फेज स्पेस की जरूरत पड़ी होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फेज स्पेस की जरूरत क्यों पड़ी। नॉर्मली देखोगे तो आप एक रियल स्पेस पढ़ते हो, तो वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनली होता है, जिसके अंदर आपके पास में क्या होती है, 3 अक्षें होती है, एक्स वाई जेड, ठीक है। इस 3 डायमेंशनल एक्सेस के अंदर या रियल स्पेस के अंदर अगर आप किसी बिंदु के ऊपर किसी कण को किसी बिंदु, मान लो कि इस 3 डायमेंशन के अंदर किसी बिंदु के ऊपर कोई पार्टिकल उपस्थित है, तो उस पार्टिकल की पोजीशन को हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड उसके निर्देशांकों की सहायता से हम उसकी पोजीशन को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर पोजीशन एक्स वाई जेड ज्ञात हो जाती है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होती है, स्थिति एक्स वाई तथा जेड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जो है वो पार्टिकल की पोजीशन के द्वारा ही क्या की जाती है, ज्ञात की जा सकती है। लेकिन जैसे ही मान लो कि आप क्या करते हो, किसी पार्टिकल की गतिज ऊर्जा के बारे में देखना चाहते हो या उसकी गति, उसके संवेग के बारे में पढ़ते हो, क्योंकि कोई पार्टिकल है स्थिर अवस्था में किसी स्थिति के ऊपर है, तब तो हम क्या करते हैं, उसकी स्थिति के निर्देशांकों की सहायता से उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल गतिशील अवस्था में हो तो उसके संवेग के घटक क्या होंगे, एक्स एक्स के अनुदिश पी एक्स, वाई एक्स के अनुदिश पी वाई, जेड एक्स के अनुदिश पी जेड, ये 3 घटक होंगे, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो उस कंडीशन में इसकी गति ऊर्जा ई के बराबर क्या होगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m इजिकल्स टू आप क्या लिखोगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखोगे। तो उस कंडीशन में देखो कि जब आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी अब किसका फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, मोमेंटम का, और पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, पोजीशन का। तो अब देखो दो अलग अलग चीजें होगी, एक तो मोमेंटम आ गया और एक क्या आ गया आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की डिपेंडेंसी क्या है, अलग अलग है। तो उस कंडीशन में अगर हमको कण की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हम क्या नहीं कर सकते, ओनली फॉर रियल स्पेस से नहीं ज्ञात कर सकते। अगर हमको कण की टोटल एनर्जी ज्ञात करनी है तो उसके अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्ञात करनी पड़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। और दोनों ही एनर्जी में देखोगे तो दोनों ही क्या है, अलग अलग डिपेंडेंसी, अलग अलग निर्देशांकों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा किसके ऊपर, मोमेंटम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कण की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हमारे पास में टोटली कितने, 2 रियल स्पेस या 2 वास्तविक आकाश होने चाहिए। 2 वास्तविक आकाश कैसे, एक तो किसके ऊपर स्थिति का हो और दूसरा क्या हो, संवेग का। मतलब आप जिस बिंदु के ऊपर पार्टिकल, जैसे कि आपके पास में ये 2 स्पेस है, ठीक है, इस बिंदु के ऊपर पार्टिकल उपस्थित है, उसकी पोजीशन आपने एक्स वाई जेड से ज्ञात कर ली। ऐसा का ऐसा एक और स्पेस है जिसके ऊपर आप, इस बिंदु के ऊपर आप उसके क्या ज्ञात कर सकते हो, संवेग को ज्ञात करोगे। तो इन 2 आकाशों की सहायता से, 2 निर्देशांक
निर्दिष्ट तंत्रों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल की टोटल एनर्जी को ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर दो आकाश ना हो या फिर आपको एक सिंगल स्पेस की सहायता से पार्टिकल की टोटल एनर्जी ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए क्या किया गया, एक ऐसे स्पेस की कल्पना की गई जिसके अंदर टोटली आपके पास में क्या हो, 6 अक्सेस हो, जिसमें 3 अक्ष तो किसके लिए हो, उस पार्टिकल की पोजीशन के लिए हो, और 3 अक्ष किसके लिए हो, उसकी स्थिति के लिए हो, और जिसकी सहायता से ऐसे स्पेस की सहायता से हम क्या कर सके, कण की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों को एक साथ में ज्ञात कर सके। तो ऐसे स्पेस को कैसा स्पेस बोला जाता है, फेज स्पेस। इतना सा ही डिफरेंस है कि रियल स्पेस जो होता है उसमें ओनली फॉर ओनली आपके पास में 3 निर्देशांक होंगे, जिसमें उन 3 निर्देशांकों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, उन 3 निर्देशांकों की सहायता से या तो एक बार में आप या तो उनकी पोजीशन ज्ञात कर सकते हो, तो ओनली फॉर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, या फिर आप अगर उन वो स्पेस आपका मोमेंटम स्पेस है, तो उस कंडीशन के अंदर सिर्फ ओनली फॉर ओनली आप क्या कर सकते हो, उस पार्टिकल की किसी बिंदु के ऊपर मोमेंटम को ज्ञात कर सकते हो तीनों अक्षों के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो कण की ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा पार्टिकल की, वो क्या होती है, ई बराबर यू ऑफ एक्स वाई जेड प्लस ई ऑफ के क्वेश्चन में पी एक्स पी वाई पी जेड। मतलब जब तक आपके पास में वास्तविक रूप में, रियल रूप में आपके पास में दो स्पेस नहीं होंगे, तो आप उन दोनों बिना दो स्पेस की सहायता से आप कभी भी पोजीशन और मोमेंटम को नहीं ज्ञात कर सकते। अगर एक ज्ञात होगा तो दूसरा ज्ञात नहीं होगा। तो इस वजह से आपको क्या है, अगर कण की रियल स्पेस के अंदर एनर्जी, टोटल एनर्जी ज्ञात करनी हो, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, टोटली दो अक्षों की आवश्यकता, दो स्पेस की आवश्यकता होगी, एक तो पोजीशन स्पेस और एक मोमेंटम स्पेस। पर एक ऐसा स्पेस की भी कल्पना की गई जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कण की कुल ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 अक्षेस जो होती है वो होती है किसके लिए, मोमेंटम के लिए, और 3 अक्षेस जो होती है किसके लिए होती है, पोजीशन के लिए होती है, जिसकी सहायता से हम कण की गति ऊर्जा और साथ ही साथ में जो दोनों को ज्ञात कर सके। तो ऐसे स्पेस को क्या, कौन सा स्पेस बोला जाता है, फेज स्पेस बोला जाता है। जरूरी नहीं है इसमें 6 अक्षेस हो, इससे भी अधिक अक्षेस होगी, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि एक पार्टिकल जो होगा उसकी टोटल एनर्जी ज्ञात करनी, तो उसके लिए कितनी आपको चाहिए, 6 अक्षेस चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर 2 पार्टिकल हो गए तो आपको अब 6 अक्षों की जगह पे और भी ज्यादा अक्षेस की जरूरत होगी, क्योंकि दोनों पार्टिकल के लिए अलग अलग पोजीशन होगी, अलग अलग मोमेंटम होगा, तो उस कंडीशन में अक्षेस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर आपको टोटल एनर्जी ज्ञात करने के लिए कितनी अक्षेस चाहिए, उसकी मान लो कोई भी अपना आपने कला स्पेस या फेज स्पेस के अंदर कोई भी बिंदु के ऊपर पार्टिकल को माना है, तो उस पार्टिकल की टोटल कितनी अक्षेस होगी या उस पार्टिकल की क्या वॉल्यूम होगा, वो भी आपको पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फेज स्पेस की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, जो फेज स्पेस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी बिंदु पर किसी वस्तु की कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक ऐसा काल्पनिक आकाश लेते हैं जिसकी 3 से क्या हो, अधिक अक्ष हो। सिर्फ यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया मैंने, 3 से अधिक। 3 से अधिक में क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 हो सकता है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन अक्सेस क्या होनी चाहिए उसकी 3 से अधिक होगी, तो ही उस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, कण की कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 3 से अधिक अक्ष हो तथा वह दूसरा इससे कण की
स्थितिज व गतिज ऊर्जा को एक साथ ज्ञात किया जा सके तो ऐसे काल्पनिक आकाश को क्या बोलेंगे? को कला आकाश कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब आपको किसी भी वस्तु का किसी आकाश के अंदर एक बिंदु के ऊपर कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, तो उस कुल ऊर्जा के लिए हमें एक ऐसे स्पेस की कल्पना करनी पड़ेगी जिसके अंदर अक्षेज क्या हो, 3 से अधिक हो। दूसरा, उस स्पेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल की स्थिति और गतिज दोनों को एक साथ में ज्ञात कर सकते हैं, तो ही ऐसे स्पेस को हम कैसा स्पेस बोलेंगे? कला आकाश। अब ये स्पेस होता है वो कैसा होता है? इमेजिनेशन होता है, एक इमेजिनरी स्पेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, तो अगर डेफिनेशन तो पता चलेगी। अब देखो, अगर हम कला आकाश में किसी एक कण की कुल ऊर्जा को ज्ञात करना चाहे, तो उस कंडीशन के अंदर उस एक कण के लिए उस कला आकाश में टोटल कितनी अक्षेज होगी? 6 अक्षेज। 3 तो किसकी होगी? स्थिति की। 3 तो किसकी होगी? मोमेंटम की। क्योंकि आप पढ़ किसके लिए रहे हो? 3 डायमेंशन के अंदर पढ़ रहे हो। मतलब आप एक्स वाई जेड और तीनों के ऊपर डिपेंडेंसी पढ़ रहे हो, तो तीनों के अंदर डिपेंडेंसी पढ़ोगे तो 3 अक्षेज किसकी आएगी? पोजीशन की, और 3 किसकी आ जाएगी? मोमेंटम की। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अगर आप किसी पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल का अगर आपको क्या करना है, पोजीशन या मोमेंटम ज्ञात करना है, तो आपके पास में कैसा अक्ष होना चाहिए, कैसा आकाश होना चाहिए? षटविमीय आकाश होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास में क्या आ जाएगी? पोजीशन की तीनों अक्ष आ जाएगी, मोमेंटम की भी तीनों अक्ष आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। कलाविमीय आकाश जो होता है उसको षटविमीय आकाश भी कहा जा सकता है, एक पार्टिकल के लिए, ओनली फॉर एक पार्टिकल के लिए। अधिक पार्टिकल हो जाएंगे तो ये ओनली फॉर षटविमीय आकाश नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? षटविमीय से और भी उसके अंदर अतिरिक्त नंबर जुड़ जाएंगे। तो देखो, अगर हमें क्या करना है, कला आकाश में एक कण की हमें क्या करनी है कि कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मैं 6 अक्षों की आवश्यकता होती है। कितनी अक्षों की आवश्यकता होगी? 6 अक्षों की आवश्यकता होगी, जिसमें 3 तो किसकी होगी? स्थिति की, और 3 जो होगी वो किसकी होगी? संवेग। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपको 3 स्थिति और 3 संवेग की अक्ष चाहिए, तो इस आकाश में प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? 6 होंगे। और वो 6 निर्देशांक कौन से होंगे? एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। और इसको कैसा आकाश बोलेंगे? षटविमीय आकाश बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो, यदि मान लो कि आपके पास में ये 3 डायमेंशन षटविमीय आकाश है, या फिर कोई भी फेज स्पेस है, माइक्रो स्पेस, ठीक है। जिसके अंदर किसी एक बिंदु के ऊपर आपने कोई अल्पांश आयतन लिया, ठीक है, जिसके स्थिति के निर्देशांक क्या है?
सॉरी स्थिति और मोमेंटम के टोटल निर्देशांक क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड के रूप में। मतलब आपके पास में कोई भी फेज स्पेस है जिसके अंदर एक कोई अल्पांश आयतन किसी एक बिंदु के ऊपर स्थित है, तो उस बिंदु के ऊपर उसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड के रूप में लेके जाएंगे। ठीक है, और ये जो बिंदु होता है जिस बिंदु के ऊपर उस कण की अवस्था को हम ज्ञात करते हैं, वह अवस्था जो होती है वो उस बिंदु की कौन सी अवस्था कहलाएगी, तो या फिर वो उसका वो बिंदु उस स्पेस के अंदर कौन सा बिंदु कहलाएगा, फेज पॉइंट कहलाएगा। एक और डेफिनेशन लिख लेना कि यह बिंदु जो होता है जिस बिंदु के ऊपर 3 निर्देशांक होते हैं षटविमीय स्पेस में, यह बिंदु कण की क्या करता है, एक अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्योंकि आप देखोगे पोजीशन कहो या मोमेंटम को, ये दोनों ही क्या करते हैं, पार्टिकल की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में, वो दोनों इन्हीं निर्देशांकों के सहायता से पता चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह बिंदु जो जिसके ऊपर आप तीनों मतलब मोमेंटम और पोजीशन दोनों को ही देखना चाहते हो, वो एक प्रकार से उस कण की कौन सी किसी न किसी अवस्था को प्रदर्शित करेगा, स्थिति की अवस्था को या गति की अवस्था, दोनों को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से इसकी सहायता से हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल की पोजीशन की स्टेट के बारे में पता चलता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में है या फिर ग्राउंड स्टेट में है, या फिर वो स्थिर अवस्था में है या फिर वो गतिशील अवस्था में है। वो सारी की सारी चीजें हमें क्या मिलेगी इस फेज स्पेस के अंदर, पार्टिकल की जो किसी बिंदु के ऊपर उसकी स्थिति या संवेग के बारे से ही हमें क्या पता चलेगा। ठीक है, अब देखो तो इस बिंदु को, जिस बिंदु की सहायता से आप इसकी स्टेट को ज्ञात करते हो, उस बिंदु को क्या बोला जाता है, उस कण के लिए, बिंदु को उस कण के लिए कला बिंदु या फेज पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास में टोटली कितनी है, 6 डायरेक्शन है। 6 डायरेक्शन के अंदर मान लो कि आकाश में कोई भी एक अल्पांश आयतन आपने लिया है, तो उस एक अल्पांश आयतन का आयतन क्या होगा वो हमें ज्ञात करना, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, 6 डायरेक्शनल आकाश में एक अल्पांश का आयतन dv बराबर, अब देखो 3 डायमेंशन में तो आप लिखते थे तो क्या होता था, dx dy dz का मल्टीप्लिकेशन कि उसके आयतन को प्रदर्शित करता था घन के। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, टोटली 6 डायमेंशन है जिसमें उसकी पोजीशन के निर्देशांक एक्स वाई जेड, मोमेंटम के निर्देशांक पी एक्स पी वाई पी जेड है। तो ये अब आयतन जो है, अब ये क्या हो जाएगा, उस 3 डायमेंशन वाले आयतन से चेंज हो जाएगा, और इसका मान जो आएगा वो क्या होगा, dx dy dz into dpx dpy dpz, ये होगा। ठीक है, और यदि ये तो क्या है, एक अल्पांश आयतन का है। ठीक है, और इसी प्रकार इस कला आकाश का टोटल आयतन क्या है, ये तो क्या है, किसी एक बिंदु के ऊपर क्या है, फेज स्पेस का आयतन है। अगर पूरे के पूरे स्पेस के अंदर जो आपने एक कण की जगह मान लो कि पूरा का पूरा स्पेस फुल अप है, तो उस कंडीशन पूरे स्पेस का अगर आप आयतन लिखना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस कला आकाश का कुल आयतन क्या होगा, सन v बराबर क्या आ जाएगा आपके dv, और यहाँ पे जो ये होगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार dpx dpy dz। और यदि आपको किसी भी कला आकाश के अंदर या किसी भी फेज स्पेस के अंदर टोटल अवस्थाओं की संख्या या टोटल कणों की संख्या भी अगर को आपको ज्ञात करनी है तो वो भी ज्ञात कर सकते हो। अगर अवस्थाओं की टोटल अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो आप एक कंप्लीट या जो संपूर्ण आयतन है उसके अंदर एक स्मॉल आयतन वाले जो स्मॉल आयतन का टुकड़ा है उसका डिवीजन कर दोगे तो आपको टोटल स्पेस के अंदर फेज स्पेस के अंदर कितनी अवस्था है कण की उसके बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमें अवस्थाओं की संख्या पता करनी है
में उपस्थित अल्पांश या अवस्थाओं की संख्या जो होगी वो n बराबर क्या होगी आपके v अपॉन dv से दी जाएगी। और यहाँ पे v का मान जो है वो क्या है आपके dx dy dz dpx dpy dpz अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके dx dy dz dpx dpy dpz। अब देखो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो dx dpx का, dy dpy का, dz dpz का। तो उस कंडीशन में आप देखो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था उसके अनुसार पोजीशन और मोमेंटम में अनिश्चितता जो होती है वो हमेशा h कट बाय 2 से क्या होती है अधिकतम होती है। तो हम यहाँ पे डेल x डॉट डेल px को लिखते तो क्या लिखते थे h, या फिर इसको क्या लिखते थे ग्रेटर देन इक्वल टू h कट फ्लो के रूप में लिखते थे। तो ये h जो है ये h कट बाय 2 से तो अधिक ही है। इसी तरीके से y के लिए लिखेंगे तो वो क्या होगा h, z के लिए लिखेंगे तो वो भी क्या होगा h के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये x y z ये भी क्या है अल्पांश डिस्टेंस को पद्धति कहते हैं, यहाँ पे आप ये कह सकते हो ये भी पोजीशन में क्या है अनिश्चितता को व्यक्त कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो n है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 dx dy dz dpx dpy dpz अपॉन h ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके किसी भी फेज स्पेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो और ये h क्यूब क्या है आपके फेज स्पेस के अंदर जो आपने एक अल्पांश टुकड़ा लिया है उस अल्पांश टुकड़े का जो आयतन होगा वो क्या होगा इस h क्यूब के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और इस h क्यूब को क्या बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो आपने फेज स्पेस लिया है उसके अंदर पार्टिकल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर f हो जाएगी, यदि कण की स्वतंत्रता की कोटियां कितनी है f, कण की स्वतंत्रता की कोटियां कितनी है f है, तो उस कंडीशन में कला आकाश में कण की स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होगी ठीक है, मतलब आपको जो भी पार्टिकल दिया गया है किसी भी निर्देशांक तंत्र या किसी निर्देश तंत्र में और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या है f है। वैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हो तो अगर आप 3 डायमेंशनल एक्सिस देखो, ठीक है, ये x y z, इसमें आप किसी बिंदु को ले रहे हो, उस बिंदु के ऊपर किसी पार्टिकल को देख रहे हो या उसको देख उसके बारे में पढ़ते हो, तो अगर जब तक इसके ऊपर बाहर से किसी प्रकार कोई फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा तब तक तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 3 होगी 3 डायमेंशन के अंदर। जैसे ही आपने एक दूसरा पार्टिकल लाया वो इससे किसी भी तरीके से कनेक्टेड है तो अब इस पूरी निकाय की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी 5, क्योंकि अब ये इसमें क्या है ये इस पार्टिकल से किसी ना किसी तरीके से एक इसका अक्ष जो है वो क्या है इसके अंदर इन दोनों पार्टिकल के अंदर प्रतिबंधित है एक दूसरे के सापेक्ष। तो पहला वाले का ऊपर तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दूसरे वाले ने इसके ऊपर एक बल लगा के या फिर इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको अट्रैक्ट किया या कुछ भी किया देख लिया, तो उस कंडीशन में एक प्रतिबंध तो इसके ऊपर लग गया, उस प्रतिबंध के कारण एक इसकी क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी 2 और 3। तो उस कंडीशन में टोटल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आप क्या ले सकते हो 5। तो उसी प्रकार से मान लो कि कोई भी आपको फेज स्पेस दिया है उसमें पार्टिकल की बोल दिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है f है, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल की टोटल एक्सेस कितनी होगी, क्योंकि एक प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके एक्सेस के ऊपर ही डिपेंड करती है, ये आपने पहले भी काफी बार पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर आपने जो स्टैटिक्स पढ़ी होगी सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी होगी वहां पे भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास में स्वतंत्रता की कोटियां f है,
किसी एक पार्टिकल के लिए, तो उस कंडीशन में उसकी एक्सेस क्या होगी, एक 3 डायमेंशनल अक्ष के अंदर 3 अक्ष होगी। लेकिन अब आप यहाँ पे पढ़ क्या रहे हो, फेज स्पेस पढ़ रहे हो, तो आपके पास में टोटल कितनी एक्सेस है, 6 एक्सेस है। और आपके पास अगर पार्टिकल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उस कंडीशन में उसकी फेज स्पेस में टोटल कितनी एक्सेस होगी, 6 होगी। उसी प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो फेज स्पेस में 2f एक्सेस होने का कारण होता है, वो होता है स्थिति के सापेक्ष डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना होना, f। उसी प्रकार से संवेग के सापेक्ष डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना होना, f। तो टोटल कितना होगा, 2f। ये ध्यान रखना। किस कारण से होता है, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, मतलब एक बार जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो आपके पोजीशन के रेस्पेक्ट में होता है, और एक बार आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, फिर में मोमेंटम के रेस्पेक्ट में। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, स्थिति और समय दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 2f आ जाएगी। ठीक है, तो इस अवस्था में अगर आप पार्टिकल या फिर एक अल्पांश टुकड़े का अगर आयतन लिखना चाहोगे, तो वो आयतन किस प्रकार से लिखोगे, आयतन जो होगा वो क्या होगा आपके dv बराबर dq। q पोजीशन को प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखना। किसी किसी जगह पे r से भी लिखते हैं, किसी किसी जगह पे q से भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dq1, अब आपको ये मालूम नहीं है कि उसके पास में कितनी एक्सेस है, पर ये मालूम है कि उसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो टोटली उसके पास एक्सेस कितनी होगी, 2f एक्सेस होगी। तो यहाँ से इसको लिखोगे तो dq, dq1, dq2 कहाँ तक जाएगी, dqf, पोजीशन की टोटल f एक्सेस तक जाएगी। उसी तरीके से मोमेंटम के लिए क्या होगा, dp1, dp2 आप कहाँ तक जाओगे, dpf तक जाओगे। अब यहाँ पे भी आप देखोगे dq1 का dp1 के साथ में कॉम्बिनेशन, dq2 का dp2 के साथ कॉम्बिनेशन, dqf का किसके साथ में, dpf के साथ में कॉम्बिनेशन होगा। तो टोटल आपके पास में जो आयतन आएगा dv बराबर क्या होगा, h की पावर f के बराबर। मतलब जितनी आपकी पार्टिकल की किसी स्पेस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, प्लांक कांस्टेंट का उतना ही घात, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर का घात ही एक अल्पांश टुकड़े का उस स्पेस के अंदर किसको प्रदर्शित करेगा, आयतन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कभी कभार एक छोटी डेफिनेशन और आपको इसके अंदर पूछ ली जाती है, वो क्या होती है, यूनिट सेल इन फेज स्पेस। इकाई कोष्ठिका इसमें कला आकाश में इकाई कोष्ठिका, कला आकाश में इकाई कोष्ठिका होती है, वो क्या होती है, एक अल्पांश आयतन के रूप में होती है। ठीक है, जिसका आयतन क्या होता है, dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz h क्यूब के बराबर हो। तो इसी अल्पांश टुकड़े को जिसका आयतन h क्यूब के बराबर होता है फेज स्पेस में, उसी को क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इतना ही इसमें याद रखना कि जो यूनिट सेल होती है वो क्या होती है, किसी भी फेज स्पेस के अंदर जो एक आप अल्प अवस्था या फिर एक सूक्ष्म आयतन लेते हो जिसके पोजीशन को dx, dy, dz का मोमेंटम को dps, dpy, dpz से प्रदर्शित करते हो, तो उस फेज स्पेस के अंदर इसका कुल आयतन जो होता है वो dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और जिसका मान h क्यूब के बराबर हो। जिस अल्पांश टुकड़े का आयतन h क्यूब के बराबर होता है उसी अल्पांश टुकड़े को क्या बोला जाता है, उस फेज स्पेस के अंदर यूनिट सेल बोला जाता है या इकाई कोष्ठिका कहते हैं। अब देखो क्या जैसे आपने ये लिखा HF, ये ओनली फॉर ओनली किसके लिए था, एक कण के लिए था। कितना पार्टिकल, ओनली फॉर ओनली फेज स्पेस के अंदर एक पार्टिकल है, तो उसके पास में कितनी एक्सेस होगी, 2f एक्सेस होगी। f पोजीशन के सापेक्ष, f मोमेंटम के सापेक्ष। ठीक है, एक पार्टिकल के लिए। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास में एक कण ना हो के किसी भी स्पेस के अंदर टोटली कितने n कण है,
ठीक है, n कण है और n कणों के अंदर प्रत्येक कण या फिर जो n कण है उस n कणों में प्रत्येक कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो सभी कणों की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? n कणों की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरे स्पेस के अंदर वो क्या हो जाएगी? 3n हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन जब पूरे स्पेस के अंदर कणों की या जितने पूरा फेज स्पेस है उसमें जितने भी कण है उन सबकी डिग्री 3n होगी, तो उस कंडीशन में इन सारे कणों का आयतन क्या हो जाएगा? सभी अल्पांश टुकड़ों का आयतन क्या हो जाएगा? h की पावर 3n के बराबर होगा, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पे 3n इसलिए आया है क्योंकि अभी आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3, और साथ ही साथ आपके पास में पार्टिकल कितने हैं? n। तो अगर हम टोटल आयतन लिखना चाहेंगे तो उस अल्पांश टुकड़े का तो वो क्या हो जाएगा? 3n के बराबर होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम मान लें कि किसी भी स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो जाए और कण कितने हैं? n कण है, तो नंबर ऑफ एक्सेस कितनी हो जाएगी इसके अंदर? nfx होगी, और nfx के सापेक्ष आयतन जो होगा वो dv बराबर क्या हो जाएगा? h की पावर f इंटू। डिपेंडेंसी डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर होगी, ये आपको ध्यान रखना। एक पार्टिकल होगा तो h की पावर f आएगा, n पार्टिकल होंगे तो h की पावर fn आएगा, ये आपको इसमें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिपेंडेंट जो एक क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है वो हम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें मोमेंटम वगैरह तथा नंबर ऑफ डेंसिटी किसी भी स्टेट के अंदर क्या होगी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट काफी बार 2-3 बार वो क्वेश्चन पूछा गया, वो हम करेंगे।